एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी की थी। जो क्लास में नहीं थे तो उनको शायद रिकॉर्डिंग मिल गई होगी। अब आज हम उसके आगे देखेंगे। सबसे पहले हमको योग में आहार का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रारूप है, ये देखना है। तो अभी हम एक कॉमन देखेंगे कि योग आहार के बारे में क्या कहता है। फिर इसके बाद में हम जो आपके इसमें अलग अलग और भी डिटेल्स में है, जैसे मिताहार और इसके राजसिक, तामसिक, सात्विक, इनको डिटेल में फिर हम बाद में एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, तो आज हम जो योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन है उस पर ही चल रहे हैं। और ये जो आज जो हम पढ़ेंगे, ये आपके जितने भी आपके इस यूनिट में 5 पॉइंट्स है। ये आपका सेकंड जो पेपर है जिसका नाम है साइंस फॉर न्यूट्रिशन, पोषण विज्ञान, उसकी हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, और इस यूनिट का नाम है योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें जो आपका यूनिट है, इसमें एक तो आहार, डाइट या मिताहार की कॉन्सेप्ट को बताना है। फिर ट्रेडिशनल योग टेक्स्ट में किस तरह से योग और डाइट को क्लासिफाई किया है वो बताना है। और इसके साथ ही ये जो ट्रेडिशनल योग ग्रंथ होते हैं जैसे घेरण्य संहिता, हठ योग प्रदीपिका और भागवत गीता, इन तीनों के अकॉर्डिंग फूड किस तरह का होना चाहिए, इसका डिटेल देखना है। पथ्य अपथ्य इन डाइट टू योगिक टेक्स्ट, और लास्ट है गुण एंड आहार। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट है मिताहार और जो लास्ट है पथ्य अपथ्य, ये तीनों टाइप घेरण्य संहिता के हैं। ठीक है फिर अगर हम ट्रेडिशनल फूड लेते हैं तो उसमें सात्विक, तामसिक, राजसिक फूड होता है जो कि भागवत गीता और हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग होता है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं आपके, ये बहुत सारे एक दूसरे में मिले हुए हैं। तो इनको हम आज एक पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेंगे फिर उसके बाद इनको अलग अलग भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं प्रेजेंटेशन को शेयर करूं। स्क्रीन शेयर आपको हो रहा है? ओके, तो लास्ट हमने जो पढ़ा था वो चक्रास पढ़े थे कि षट चक्रास कैसे होते हैं और उनकी कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से वो रिलेटेड होते हैं। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो उपनिषदों में जो आहार के बारे में कहा गया है, क्योंकि हमको जो ऑथेंटिक ट्रेडिशनल टेक्स्ट है वो भी पढ़ना है, तो छंदोपनिषद में एक आहार के बारे में वर्णन मिलता है जिसमें कि ये बोला गया है कि अगर मानव शुद्ध भोजन करता है तो उसके सात्विक गुण की वृद्धि होती है और उसमें शुद्धि आती है। सत्व से शुद्धि, शुद्धि से बुद्धि, और शुद्ध और निराश्रयी बन जाते हैं, और फिर पवित्र और निराश्रयी बुद्धि से मुक्ति भी सरलता से मिल जाती है। तो अगर हम छंदोपनिषद की बात करें तो यहाँ पर आहार को मोक्ष मार्ग के लिए भी जो मोक्ष मार्गी साधक हैं उनके लिए भी आहार की विशेष तरह के आहार बताए गए हैं, और ये भी बताया गया है कि आहार भी एक मोक्ष मार्ग तक पहुंचने में सहयोगी होता है। तो ये जो छंदोपनिषद है, इसका ये जो सूत्र है या ये जो श्लोक है, तो इसमें आहार शुद्धि पर बहुत अधिक बल दिया है, और आहार शुद्धि से ही
सत्गुण की वृद्धि होती है, सत्व में शुद्धि आती है, और जब सत्व में शुद्धि आती है तो इससे बुद्धि भी शुद्ध और निराश्रयी हो जाती है। और जब बुद्धि पवित्र और निराश्रयी हो जाती है तो वो बंधनों से मुक्त होकर और मोक्ष मार्ग की ओर उस साधक को ले जाने में सहयोगी होती है। अब इसमें हम देखें तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, इसका अर्थ क्या है कि शुद्ध और सात्विक भोजन करने से मानसिक और भावनात्मक शुद्धता की प्राप्ति होती है। और मानसिक और भावनात्मक शुद्धता की प्राप्ति कब होगी? जब भोजन सात्विक रहेगा। और इसी तरह के भोजन से जो मनुष्य में 3 गुण पाए जाते हैं, सत रज तम, तो उसमें जो सत गुण है वो प्रधान होगा, उसकी बढ़ोतरी होगी। और जब सत गुण बढ़ता है और प्रधान होता है तो मानव की बुद्धि निर्मल, एकाग्र और दृढ़ हो जाती है। वो फोकस्ड रहने लगता है और एक तरह उसका चित्त जो है, मन जो है, वो शांत होने लगता है। जो चंचल मन होता है उसमें शांति और एकाग्रता आने लगती है। और जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो उसको उसका जो विज्ञानमय कोश जिसकी हमने बात की थी कि जहाँ पर उसकी मेन बुद्धि का स्थान होता है और जहाँ से उसके क्वेश्चन उठते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, ये सारे जो लक्ष्य होते हैं ये सारे बढ़ने लगते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे जो सांसारिक बंधन है उनसे मुक्त होने लगता है। तो ये जो श्लोक है इसके हिसाब से ये सिद्धांत क्या कहता है कि मानव जो भी भोजन करता है उसका सीधा असर उसकी विचारों पर, उसकी भावनाओं पर और उसके मन पर पड़ता है। इसीलिए शायद ये कहावत बनी है कि जैसा भोजन खाते हैं वैसा ही मन मानव का होता है। अब आहार शुद्धि से मन की शुद्धि होती है। तो जब शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है तो मन भी शुद्ध होता है, क्योंकि भोजन का एक जो सूक्ष्म प्रभाव होता है वो सूक्ष्म और कारण शरीर पर पड़ता है और जिससे मन की भी शुद्धि होती है। लेकिन अगर इसके विपरीत तामसिक भोजन किया जाता है तो तामसिक भोजन में कौन सा भोजन आता है? जैसे बासी भोजन है, अशुद्ध भोजन है, ऐसा भोजन है। मान लीजिए यहाँ पर एक ये भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया गया है कि सपोज मान लीजिए खाना तो हमने बहुत सीधा सिंपल बनाया, मान लीजिए हमने सिंपल एक लौकी की सब्जी बनाई लेकिन वो अशांत मन से बनाई या नेगेटिव थॉट्स के साथ बनाई, तो वो सात्विक भोजन में नहीं मानी जाएगी, वो किस में आ जाएगी? तामसिक में। तो यहाँ पर ये बहुत अधिक महत्व दिया गया है कि भोजन को नशीले पदार्थों से युक्त होकर या मन में अशुद्धि और अशांति रखकर भी ना बनाया गया हो। यदि हम इन चीजों से रख के बनाते हैं तो फिर वही है कि वो भोजन कितना भी सादा क्यों ना हो वो सात्विक भोजन की कैटेगरी में नहीं आएगा। सत्व शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि। तो जब शुद्ध अंतःकरण से भोजन बनाया जाता है, शुद्ध भोजन बनाया जाता है, तो निश्चय ही जब वो भोजन, वो फूड ह्यूमंस खाते हैं, मानव खाता है, तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी निर्मल होने लगती है, शांत होने लगती है और वो एक एकाग्रता को पाने लगती है, उसको अपने लक्ष्य दिखाई देने पड़ते हैं, वो बिखराव जो होता है बुद्धि में वो समाप्त हो जाता है। और जब एक शुद्ध बुद्धि मानव को मिलती है तो वो सही गलत के बीच में जो फर्क होता है उसको निर्णय करने में मदद करती है। और जब ये निर्णय व्यक्ति कर पाता है तो वो हमेशा सही राह को चुनेगा और सही राह की तरफ ही अग्रसर होगा। बुद्धि की स्थिरता और मुक्ति मतलब जब बुद्धि एकदम स्थिर हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, सही गलत का निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है, तब क्या होता है कि उस व्यक्ति के पास से अविद्या, अस्मिता, अज्ञान, भ्रम, ये सभी चीजें देखो कम होने लगती है। कोई पढ़ाई तो करनी है नहीं, जो बैठी प्लीज है 5 मिनट कीजिए क्या भैया, जाने में जाना 5 है। मिनट कीजिए। अब एक ही उद्देश्य है, धर्म ध्यान करना। तो सॉरी,
तो क्या होता है कि जब बुद्धि भोजन सात्विक फूड होता है या भोजन सत्व गुण और सत्व भाव के साथ बनाया जाता है, तो धीरे धीरे उस साधक की बुद्धि भी स्थिर होने लगती है, एकाग्र होने लगती है। जब ये बुद्धि स्थिर होती है, एकाग्र होती है, तो उसकी स्मरण शक्ति भी दृढ़ हो जाती है और उस व्यक्ति में जितनी भी अविद्या, अज्ञान और भ्रम होते हैं, धीरे धीरे वो बंधनों से वो मानव मुक्त होता जाता है। और जैसे जैसे उसमें अज्ञान, अविद्या और भ्रम के बंधनों से उसकी मुक्ति होती है, तो वो मुक्ति के मार्ग पर या मोक्ष मार्ग पर आगे की ओर बढ़ने लगता है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है, क्योंकि योग में ऐसा स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है कि सिर्फ शाकाहार ही खाना चाहिए, तो शायद इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट भी लिया गया है कि ये जो सारे भाव हैं, ये सिर्फ शाकाहार के लिए नहीं है। तो यहाँ चूंकि हम मांसाहार को ना प्रमोट करते हैं और ना हम उसको सात्विक फूड में लेते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि आहार शुद्धि का अर्थ क्या है कि जो हमारे सामने सात्विक फूड है, वो उस भोजन के पीछे किस भावना से वो बनाया गया है, किस स्वभाव से वो बनाया गया है, ये भी निर्भर करता है। और हमारे सामने जो फूड है, उसको हम कितनी सम्मान और कितने आभार के साथ ग्रहण कर रहे हैं, उसका प्रभाव भी ह्यूमन बॉडी पर पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि फूड बहुत सात्विक है, बनाने वाले ने बहुत सत्व भाव से बनाया है, लेकिन जब ग्रहण करने की बारी आई, हमारे सामने वो फूड परोसा गया, तो हमारे भाव न उसके प्रति सम्मान के थे और ना आभार के थे, तब भी वो फूड जो है वो सात्विक फूड की कैटेगरी में नहीं आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब हम भगवत गीता के हिसाब से डाइट देखते हैं। तो भगवत गीता में 3 तरह के आहार बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। तो जो सात्विक आहार है वो कैसा होगा, प्योर होगा, फ्रेश होगा, ताजा होगा, पॉजिटिविटी के साथ बनाया गया होगा, और वो आपके अंदर की, आपकी बुद्धि की क्लैरिटी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को वो प्रमोट करेगा। वही जो राजसिक होगा वो कैसा होगा, स्टिमुलेटिंग होगा और वो एजिटेटिंग फूड्स होगा, और उसमें क्या होगा कि जो माइंड है, उसकी जो मन है, वो शांत होने की बजाय उसमें मन की चंचलता को वो बनाए रखेगा। और जो तामसिक फूड है वो डल होगा, हैवी होगा, हार्मफुल फूड होगा, और जिसके कारण से लेथार्जी और स्पिरिचुअल जर्नी में रुकावटें आएंगी। तो इनको थोड़ा सा हम डिटेल में लेते हैं कि सात्विक फूड क्या होंगे। सात्विक फूड में क्या क्या आ जाएगा, फल, सभी प्रकार के ताजे पके फल जो हैं वो सात्विक फूड में आएंगे। सब्जियां, ताजी सब्जियां मुख्य भोजन है, लेकिन इसमें प्याज और लहसुन जो है वो सात्विक फूड की कैटेगरी में नहीं आता है। अक्सर सात्विक फूड की जब हम बात करते हैं, तो सात्विक जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें वो पदार्थ नहीं आते हैं जो जमीन के नीचे होते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे उन पदार्थों को सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, जिसके कारण उनको सात्विक फूड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। फिर साबुत अनाज जैसे जई, गेहूं, चावल, ये जो भी अनाज होते हैं ये सारे सात्विक फूड में आएंगे। फलियां, मेवे, बीन्स, दालें, बीज, प्रोटीन, ये सब प्रोटीन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। जो सात्विक फूड लेते हैं तो उनके लिए प्रोटीन का ये सब बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं। इसके बाद जो डेयरी फूड होता है, तो वो भी सात्विक डाइट वालों के लिए एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, और उसमें जो लैक्टो वेजिटेबल्स वेजिटेरियन होते हैं, तो उनमें वो डेयरी के पदार्थ को शामिल करते हैं। और इसके अलावा चाय, मसाले, तो इसमें हर्बल चाय का बताया गया है। हर्बल चाय जो कि दालचीनी, अदरक, हल्दी, सौंठ, इलायची, ऐसे कुछ हर्ब से मिलके बनती है, उनको यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर अखाद्य क्या क्या बताया गया है, मांस, अंडे, तो ये इस तरह के जो पदार्थ हैं, इनको इस श्रेणी में सात्विक फूड में नहीं रखा गया है।
प्याज, लहसुन, इनको भी तामसिक माना गया है क्योंकि ये मन को उत्तेजित करते हैं। योग में खासकर योग साधक जब योग साधना करता है तो उन्हें ये प्याज और लहसुन दोनों को ही लेने को मना किया जाता है, क्योंकि योग का भी एक मुख्य उद्देश्य क्या है कि मन की चंचलता को समाप्त करना, शांत करना। लेकिन चूंकि ये दोनों पदार्थ मन को उत्तेजित करते हैं, चंचल करते हैं, तो इसीलिए इन्हें वर्जित माना गया है योग साधक के लिए। प्रसंस्कृत और परिष्कृत खाद्य पदार्थ, जैसे जो बहुत लंबे समय तक रखे हुए होते हैं, जिनको हम प्रिजर्व करते हैं, और वो बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व होने के कारण उनमें जीवन शक्ति या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मसालेदार उत्तेजक पदार्थ जैसे मिर्च, ये भी एक तरह की उत्तेजना को पैदा करती है। कॉफी है, अल्कोहल वाले हैं, लीकर हैं, तो इन सब को जो है सात्विक फूड की कैटेगरी में नहीं रखा गया। अब सात्विक फूड का क्या प्रभाव पड़ेगा? मैम, तो परिष्कृत एंड प्रसंस्कृत, इन दोनों में क्या मतलब? परिष्कृत में कौन सा आएगा? परिष्कृत मतलब जो प्रिजर्व होते हैं वो होते हैं, और प्रसंस्कृत मतलब ये होते हैं कि जो बहुत अच्छी चेतना या बहुत अच्छे भावों के साथ नहीं बनाए गए हैं, या बहुत अच्छी जगह पर नहीं ग्रो हुए हैं। क्वेश्चन प्लीज आखिरी में ले लें, कंटिन्यूटी क्योंकि ब्रेक हो जाती है, तो प्लीज आप राइट डाउन करते जाएं। फिर ये जो सात्विक फूड है, इसके फायदे क्या क्या हैं? तो ये मानसिक स्पष्टता और शांति दोनों को बढ़ावा देगा, क्योंकि जैसे ही सात्विक फूड का मन पर प्रभाव पड़ेगा, तो सात्विक फूड यदि है तो उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो चंचल मन पूरे समय इधर उधर भागता है, वो धीरे धीरे शांत और एकाग्र होना शुरू कर देगा, फोकस्ड होना शुरू कर देगा। दूसरा, वो आपके अनुसार चलना शुरू कर देगा। फिर ये जो सात्विक फूड होता है, ये पचने में, चूंकि ये ताजे होते हैं, फ्रेश होते हैं, कम मिर्च मसाले वाले होते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा एक्टिवेट रखते हैं और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो डाइजेशन से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम ह्यूमंस को होते हैं, वो सारी चीजें नहीं होती हैं। और ऐसा माना गया है कि जो सात्विक फूड होते हैं, ये बहुत उच्च जीवन शक्ति वाले फूड होते हैं, तो ये मानव की जीवन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल जो सात्विक फूड है वो कौन कौन से होंगे? फ्रेश होंगे, और जो साबुत ग्रेन्स होते हैं वो होंगे। इसमें फ्रूट, वेजिटेबल, साबुत अनाज और मेवे, बीज, बीन्स, इस तरह की चीजें आएंगी। इनके फायदे क्या हैं कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और ये मनुष्य की जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं, उसमें माइंडफुलनेस लाते हैं। और स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या है कि ये मेंटल क्लियरिटी को क्लियर करते हैं, प्रमोट करते हैं। फिर इनर जो आंतरिक शांति है उसको बढ़ाते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। अब ये जो सात्विक फूड है ये वही है, लेकिन ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है। तो जो हमने देखा लगभग वही चीज आयुर्वेद भी कहता है कि जो सात्विक आहार है वो कैसा होना चाहिए? वो पौधों पर आधारित होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, आसानी से पचने वाला होना चाहिए, वो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखे। ऐसे आहार को ही सात्विक आहार के कैटेगरी में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रखा है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो योग के अकॉर्डिंग था। और ये जो सात्विक आहार है, इसमें क्या क्या आयुर्वेद ने माना है शामिल? फल, सब्जी, अनाज, मेवे, ऐसे खाद्य पदार्थ जो हैं वो इस सात्विक फूड की कैटेगरी में रखे हैं। और जब ये सात्विक फूड मानव खाता है तो उसका मन शांत, संतुलित, स्वस्थ शरीर, इन चीजों को ये बढ़ावा देता है। सेम चीज है इसमें भी आयुर्वेद में। और शामिल करने योग्य खाद्य पदार्थ क्या है? ताजे मौसमी फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दाने और बीज, डेयरी प्रोडक्ट, शहद, गुड़, ताजी जड़ी बूटियां और मसाले, फलियां। और जिन खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, वो भी क्या है? प्याज, लहसुन, प्रसंस्कृत और तले हुए खाद्य पदार्थ, नमकीन और खट्टे पदार्थ, मांस, चाय, शराब, कॉफी। अब इसके भी फायदे क्या हैं? फायदे वही हैं इसमें भी कि ये जो सात्विक आहार होता है ये मन को
शांत बनाता है, स्थिर बनाता है, उसे एकाग्र बनाता है, उसे किसी एक दिशा की ओर अग्रसर करता है। फिर ये शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है और शरीर मानव का स्वस्थ रहता है, जिससे अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो उसमें प्रसन्नता और ऊर्जा की स्थिति अधिक होती है, वो पॉजिटिव अधिक रहता है। फिर ये बुद्धि को भी एकाग्र करता है, फोकस करता है, और शारीरिक मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रहने के कारण मनुष्य में बीमारियों की जो जोखिम होती है वो कम हो जाती है। अब आते हैं राजसिक फूड पर। तो राजसिक फूड का मतलब क्या है? ऐसे फूड जो जिनको खाने से या पीने से स्टिमुलेशन हो। तो उसमें क्या क्या जाता है, जैसे कॉफी, टी, कैफीन वाले जो ड्रिंक है, तो ये सारे जो फूड होते हैं जो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करें, वो सारे फूड इसमें आते हैं। और ऐसे फूड आते हैं जो उत्तेजना को पैदा करें, जैसे प्याज, लहसुन, इसको मेन माना जाता है। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जो बॉडी को या नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट करते हैं। तो वो कैसे? चॉकलेट है, एग्स है। तो इस तरह के कुछ फूड जो होते हैं वो ह्यूमन को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट करते हैं, और ये सारे तरह के फूड किस में आ जाते हैं? राजसिक फूड में। अब राजसिक आहार क्या हो जाएगा? राजसिक आहार वो होता है कि जो उत्तेजक हो, जोशीला हो, बहुत अधिक स्वाद वाला हो, जिसमें मसाले, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, चॉकलेट, तले हुए खाद्य पदार्थ, खट्टे खाद्य पदार्थ और नमकीन स्नैक्स शामिल होते हैं। यह शरीर को, मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, जिससे ऊर्जा बढ़ती है और फोकस तेज होता है। लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि यह बेचैनी भी पैदा करता है। अब सवाल उठता है कि ये राजसिक फूड की जरूरत क्या थी? तो आपको अगर आप थोड़ा सा हमारे प्राचीन ग्रंथों में जाएं तो वहां पर 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो उसमें जो क्षत्रिय वर्ण होता था, उसका काम होता था देश की रक्षा करना, जिसमें ज्यादातर राजा, सैनिक, सेनापति, ये सारे कैटेगरी के लोग रहते थे। इनका काम क्या रहता था कि इनको अपना जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम बना के रखनी पड़ती थी, और साथ ही साथ एक मेंटल स्टिमुलेशन बना के रखना था, क्योंकि इनको युद्ध लड़ने होते थे। तो अगर ये इस तरह का खाना नहीं लेंगे तो ये युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो ये जो राजसिक खाना है ये खासकर उस वर्ग के लिए बनाया गया था जो क्षत्रिय वर्ग था, जो कि देश को चलाने या देश की रक्षा को करने के लिए काम करता था। तो ये सारी चीजें जो हैं उनकी जो कर्म है उसके हिसाब से एकदम फिट रहती थी। तो ये जो खाना है ये शरीर और मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, और जब ये दोनों उत्तेजित होते हैं तो शारीरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, फोकस भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें आप अगर एक इमेजिन करें तो एक सैनिक के लिए या एक राजा के लिए बहुत जरूरी होती है। अब इसके उदाहरण क्या क्या है? राजसिक खाने में क्या क्या आता है? मसालेदार तीखे खाद्य पदार्थ आते हैं। उसमें कौन कौन सा आता है? मिर्च, काली मिर्च, तेज मसाले से बने व्यंजन। फिर उत्तेजक पेय, तो उसमें आ जाते हैं चाय और कॉफी। फिर मीठे और तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई, चॉकलेट, और भी जो डीप फ्राइड मटेरियल होते हैं। स्वाद वाले भोजन, इसमें खट्टे पदार्थ आते हैं, नमकीन स्नैक्स, बैगन, प्याज, मूली, ऐसी सारी सब्जियां इसमें आ जाती हैं। अधिक तेल वाले खाद्य पदार्थ, तो इसमें जो बहुत ही जिसमें फैट है, ऐसे वाले जो भोजन है वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें आप देखें कि ये जो सभी खाने हैं ये क्या कर रहे हैं? शारीरिक और मानसिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो ये जो राजसिक भोजन है इसका प्रभाव क्या क्या होगा? सबसे पहला तो ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, कि जब राजसिक भोजन कोई भी व्यक्ति लेगा, लगातार लेगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके शरीर और मानसिक ऊर्जा में बढ़ जाएगी, और जो बहुत अधिक सक्रिय जीवन जीते हैं उनके लिए ये उपयुक्त होता है। फिर तीव्र फोकस, तो जो राजसिक भोजन है ये बहुत अधिक किसी चीज पर फोकस करने पर जो पावर होता है उसको बहुत बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है?
कि ये फोकस बाह्य जगत का होता है। अगर रासिक भोजन वाले से आप बोलें कि इंटरनल फोकस करना है तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उसका ध्यान और सतर्कता किस पॉइंट पर बढ़ेगी कि मान लो वो युद्ध कर रहा है और अगर पीछे से भी उस पर कोई वार कर रहा है तो उसको वो अलर्टनेस आ जाएगी, उसकी जो शरीर में वो बहुत अधिक फुर्ती रहेगी कि वो अगर मान लीजिए जैसे पहले तलवारों से युद्ध लड़े जाते थे तो वो बहुत तेजी से तलवार को चलाएगा, युद्ध करेगा, उसका अपने चारों तरफ ध्यान रहेगा। फिर असंतुलन और बेचैनी, लेकिन जब इसको अगर अधिक मात्रा में कर लें और मान लीजिए बहुत अधिक मात्रा में रासिक भोजन ले लें और उसकी फिजिकल उतना वर्कआउट नहीं हुआ तो वह उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे असंतुलन होंगे और उसको बेचैनी लगेगी। रासिक खाद्य पदार्थों का सेवन कभी कभी करना चाहिए, प्रतिदिन नहीं, क्योंकि यह आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ये आपको बाह्य जगत से जोड़ता है। जो भी साधक राजसिक भोजन करता है तो वो उसको पूरी तरह बाह्य जगत की ओर डाइवर्ट कर देता है। और ये आहार किसके लिए उपयोग है, जैसे सैनिक हैं, खिलाड़ी हैं, व्यापारी हैं, जिनको बहुत अधिक फिजिकल वर्क करना पड़ता है, उन सभी के लिए ये उपयुक्त है। फिर इसके प्रभाव क्या होते हैं, एक तो सकारात्मक प्रभाव यदि देखें तो वो ये होता है कि ये शरीर को ऊर्जा और न्यूट्रिशंस देता है, और दूसरा ये इंद्रियों को उत्तेजित करता है। इसके नकारात्मक यदि इफेक्ट देखें तो क्या होंगे कि ये इसका अगर अधिक सेवन कर लें तो बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा ये होती है, और लंबे समय तक यदि हम इसका सेवन साधक कोई भी व्यक्ति करता जाए तो वो शारीरिक और आध्यात्मिक अस्वस्थ भी हो जाएगा। अब हम आते हैं तामसिक डाइट पर। तो ये जो तामसिक डाइट है, ये जो फूड है, इसको अवॉइड करने के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि ये कैसा होगा, हैवी होगा, प्रोसेस्ड होगा, इसमें ऐसी चीजें होंगी जो आपको बहुत डल बनाएंगी, आपकी एनर्जी को लो करेंगी। फिर इसके बाद इसमें जो अशुद्ध खाना है या बासी खाना है उस टाइप का खाना इसमें रहेगा, और ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा को ये रोक देगा, इस तरह का खाना। तो जो तामसिक आहार है वो कौन से खाद्य पदार्थ होंगे, जो बासी होंगे, बहुत हैवी होंगे, बहुत अधिक तेल वाले होंगे या बहुत अधिक प्रिजर्व्ड होंगे, और इनमें क्या क्या आएगा, मांस, लहसुन, प्याज, शराब और बासी खाना, ये मुख्य रूप से तामसिक खाना माना जाता है। और ये क्या करेगा, मन को सुस्त बना देगा, उसको जड़ बनाएगा, उस अविद्या, अस्मिता और अज्ञान का प्रभाव बढ़ा देगा, भ्रमित करेगा मन को, जिससे शारीरिक मानसिक शुद्धि आएगी, आध्यात्मिक यात्रा भी बाधित हो जाएगी। अब इसके अगर हम उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण क्या क्या हैं, मांस, मछली और अंडे। अब ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, लेकिन इनका पाचन बहुत भारी होता है, ये डाइजेशन में बहुत हैवी होते हैं, और ह्यूमन जो डाइजेशन सिस्टम है वो इनके अकॉर्डिंग नहीं बना है, इसलिए ह्यूमंस को इनको डाइजेस्ट करने में बहुत अधिक एफर्ट करना होता है, इसलिए इनको तामसिक भोजन में माना गया है। बासी और दोबारा गर्म किया हुआ भोजन, ऐसा भोजन जिसमें जीवन शक्ति कम हो जाती है वो तामसिक होता है। एक तो बासी, दूसरा जो एक प्रचलन होता है कि एक बार खाना बना लिया और बार बार उसको गर्म करके सर्व किया जा रहा है। तो जब बार बार किसी खाने को गर्म करते हैं तो उसके न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो कम होने लगते हैं, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि वो जीवनदायी नहीं रहा है, तो उसको तामसिक में रखा जाता है। अत्यधिक तेल और मसालेदार भोजन, जो डीप फ्राई होते हैं तेल वाले व्यंजन, उनको भी तामसिक में रखा है। यहाँ पर वही जो प्रिजर्व और पैकेज वाले फूड होते हैं उनमें बहुत सारे कृत्रिम तत्व मिलाए जाते हैं जिससे वो खराब ना हो, तो ये भी शरीर और मन को प्रभावित करते हैं। शराब और अन्य नशीले पदार्थ, मतलब ये उत्तेजक पदार्थ होते हैं, और ये चेतना और आत्म नियंत्रण को बाधित करते हैं। फिर लहसुन, प्याज, मशरूम और हरा प्याज, जो तेज गंध वाले खाद्य पदार्थ होते हैं और जो उत्तेजक गुण वाले होते हैं वो भी तामसिक में ही आते हैं। अत्यधिक कैफीन युक्त पदार्थ,
कॉफी, चाय भी तामसिक गुणों को सक्रिय करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई चाय या कॉफी पी तो कुछ देर के लिए बॉडी ट्रिगर होती है, उत्तेजित होती है और फिर वो डल हो जाती है। तो इसीलिए इसको तामसिक में ही रखा गया है। अब तामसिक भोजन का प्रभाव क्या क्या होगा, एक सेकंड दीजिएगा, वो लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। तो तामसिक भोजन के प्रभाव क्या क्या होंगे, मानसिक सुस्ती रहेगी क्योंकि ये मन को जड़ बना रहा है, उसकी चंचलता को बढ़ा रहा है, उसे भ्रमित कर रहा है, उसकी निर्णय लेने की शक्ति को कम कर रहा है, उसकी एकाग्रता को कम कर रहा है, जिसे आजकल की भाषा में मेंटल फॉग कहा जाता है। ये शब्द आप लोगों ने माइंड फॉग, मेंटल फॉग बहुत सुना होगा कि ये एक मानसिक कोहरा जैसी स्थिति बना देता है और जिससे जो मनुष्य होता है वो एक भ्रम की स्थिति में आ जाता है। फिर शरीर में आलस्य लाता है, जड़ता लाता है, सुस्ती की भावना लाता है, लेथार्जिक बना देता है, भावनात्मक असंतुलन, इससे मूड स्विंग होने लगते हैं, अचानक मनुष्य चिड़चिड़ा होने लगेगा या उसका मूड कभी बहुत अच्छा होगा, अचानक से खराब हो जाएगा, बहुत सारा चीजों से वो अशांति उसको महसूस होगी, वो जो भी उसके आसपास का वातावरण है उससे सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा और जब भी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा, उसके विरोध में रहेगा, तो वो हमेशा कैसा रहेगा, दुखी रहेगा। हाँ, ब्रेन फॉग को भी मैं कर दूंगी थोड़ा सा और डिटेल में। तो ये जो चीजें हैं ये सब जो है उसकी जीवन के लिए, उसके शरीर के लिए, उसके मन के लिए, सभी के लिए स्वास्थ्यकर नहीं है और ये धीरे धीरे उसे बीमार बना देंगी। और डाइजेशन से भी देखें तो यदि बहुत ऑयली और बासी भोजन जब करते हैं तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है और उसे पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट योग में है मिताहार की। तो मिताहार के हिसाब से भोजन कैसे होना चाहिए, भोजन में सॉलिड, लिक्विड, एम्प्टी स्टमक मतलब हवा, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसके अनुसार क्या कहते हैं कि जैसे कि मिताहार है तो इसको हिरण्य संहिता में मिताहार के ऊपर बहुत डिटेल में बोला गया है और इसमें ये बोला जाता है कि पेट को आधा ठोस भोजन से भरें, पेट मतलब स्टमक, और एक चौथाई तरल पदार्थ से भरें मतलब पानी से, और एक चौथाई खाली छोड़ें जहां पर कि हवा रहे। तब आपका जो भोजन है वो उचित मात्रा में है। और ये क्वांटिटी किस पर निर्भर करेगी कि उस व्यक्ति की आयु कितनी है, उसकी एक्टिव, वो कितना सक्रिय है, उसकी फिजिकल लेबर कितना है, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ये क्वांटिटी निश्चित होगी। क्योंकि हो सकता है आप लोग देखते हैं ना, कई बार 2 रोटी में भी किसी का पेट भर जाता है, कई का 4 में भी नहीं भरता। तो ये सब सबके लिए अलग अलग रहेगी। अब ये जो सिद्धांत है ये क्या कहता है कि ठोस आहार मतलब स्टमक को आधा आप ठोस भोजन से भरें। ये मैं 1-2 बार रिपीट इसलिए कर देती हूँ कि जिससे आपको थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए। फिर एक चौथाई हिस्सा उसको पानी, सूप, छाछ ऐसे कोई तरल पदार्थ से भरें और एक चौथाई हिस्सा जो है वो वायु के लिए खाली छोड़ दें। तो ये जो है सिद्धांत मिताहार कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि जब भोजन को सही मात्रा में व्यक्ति लेता है और उसकी अपनी शरीर का जो प्रकार है उसके हिसाब से, उसकी जो आयु है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसका वो मेल है या फीमेल है, उसका जो मेटाबॉलिज्म रेट है, इन सब पर वो देखकर, इन सबको कैलकुलेट करके जब वो आहार लेता है तो वो उसका एक कस्टमाइज पैकेज बन जाता है जो सभी व्यक्तियों के लिए अलग होता है। ये ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि 2 व्यक्ति सेम आहार लें और दोनों के लिए वही ठीक हो। वो दोनों के लिए 2 अलग अलग टाइप का होगा क्योंकि हर व्यक्ति की आयु, जीवन शैली, लिंग, चयापचय दर, ये सब कुछ अलग अलग होंगे।
तो ये इसीलिए इसको व्यक्तिगत संविधान बोलते हैं कि उसका ये पर्सनल पैकेज होता है। फिर शरीर के संकेत, तो भोजन की मात्रा का निर्धारण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि शरीर में जब भूख लगे तो उसके संकेतों को सुने और जैसे ही भूख से संतुष्टि हो जाए तो खाना बंद कर दे। तो वो अपनी क्वांटिटी को फिक्स कर सकता है कि भोजन कितनी मात्रा में उसे खाना चाहिए। फिर कुछ भोजन के लिए कुछ अन्य जरूरी चीजें क्या हैं कि अच्छी तरह से चबाना, मतलब भोजन का जो हर एक बाइट है उसको बहुत अच्छी तरह से चबाएं। यहाँ पर योग ग्रंथों में तो ये कहा गया है कि एक बाइट को कम से कम 32 बार चबाएं, जब तक कि वो बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में पिस ना जाए और एक उसका बहुत स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। तो यहाँ पर 24 से 32 बार तक चबाने का सुझाव देता है, जिससे भोजन में सलाइवा बहुत अच्छी तरह से मिल जाए, एक बहुत स्मूथ पेस्ट बन जाए, तो ईसोफेगस से स्टमक तक की उसकी जो जर्नी है वो बहुत इजीली हो जाए। फिर नियमित अंतराल, अपने शरीर की प्राकृतिक लय और पाचन क्रियाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन नियमित और एक समान समय पर भोजन करें। आपके बॉडी की एक क्लॉक होती है, सर्केडियन क्लॉक या बायो क्लॉक जिसको बोलते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको भोजन करना चाहिए। मात्रा से अधिक गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता वाले ताजे और सात्विक खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करें जो आसानी से पच जाते हैं, ना कि अधिक मात्रा में सेवन करने से अपच भोजन और बीमारी हो सकती है। यदि आपकी जो क्वांटिटी आपके बॉडी के लिए रिक्वायर है उससे अधिक क्वांटिटी में भी भोजन करते हैं तो वो आपको फायदा नहीं करेगा, बल्कि वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज को बताना चाहूंगी कि अक्सर माएँ कोशिश करती हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खाना खिला दें, है ना। तो एक ब्रेन फॉग और ये खत्म हो जाए, फिर हम इन दो चीजों पर बात करते हैं। अब एक और सिद्धांत दिया है योग शास्त्रों में, मित भूख, हित भूख और ऋत भूख। इसका मतलब होता है मित भूख मतलब भूख से कम खाना, यानी आधे पेट ही खाना। फिर हित भूख मतलब सात्विक खाना खाना या वो खाना खाना जो आपके शरीर के गुण के हिसाब से आपको खाना चाहिए, ना कि स्वाद के हिसाब से। और गुण के हिसाब से मतलब क्या है कि जैसे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 तरह के गुण रहते हैं, तो जो गुण प्रधान है और उस गुण प्रधान में जो खाना खाना चाहिए वही खाना उसके लिए हितकारी माना जाता है। फिर ऋत भूख मतलब न्यायोपार्जित मतलब ऋतु के अनुकूल खाना। एक इस पर भी हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, ये 3 पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इन तीनों बातों का जब हम ध्यान रखेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि योगिक प्रैक्टिस में क्या बोला है कि अपनी जो पाचन अग्नि है, जठर अग्नि है, उसको बना के रखिए। खाना खाते समय पानी को अवॉइड कीजिए जिससे कि वो जठर अग्नि कमजोर ना हो। फ्रेश और गर्म खाना खाइए। खाना जब भी आप खाते हैं तो उसके प्रति कृतज्ञता को रखिए और अपनी जो नेचुरल अपने बॉडी की प्राकृतिक लय है उसके साथ ही मिलाकर खाना खाइए। और क्यों करना चाहिए योगिक डाइट फॉलो? क्योंकि ये फिजिकल वेलनेस देती है, मेंटल क्लियरिटी देती है और स्पिरिचुअलिटी भी प्रोग्रेस देती है। तो अगर इस तरह देखें तो यौगिक जो आहार है उससे क्या होगा, बेहतर पाचन शक्ति मिलेगी, मेटाबॉलिज्म बैलेंस होगा जिससे आप अधिक एनर्जेटिक फील करेंगे, मेंटल क्लियरिटी रहेगी, इमोशनल मैनेजमेंट रहेंगे, स्टेबिलिटी रहेगी। और ये सब फल, सब्जी, अनाज, दालों पर आधारित होता है और इससे शरीर को पोषण भी मिलता है। इनमें विषाक्त पदार्थ भी कम होते हैं, तो जिससे बहुत सारी बीमारियों से खतरा कम होता है। और यौगिक आहार के मुख्य फायदे क्या हैं कि एक बहुत अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य देता है। फल, सब्जी, साबुत अनाज, इनके सेवन से पोषण बढ़ता है, पाचन क्रिया सुधरती है। फिर एक कब्ज, पेट फूलने जैसी पाचन संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करता है।
जो कि वर्तमान में बहुत अधिक देखी जाती है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देता है, जिससे बॉडी डिटॉक्स होती है और हेल्दी रहती है। मानसिक और भावात्मक लाभ क्या क्या पहुंचाता है कि यह चित्त को शांत, एकाग्र और माइंड को स्ट्रेस फ्री करता है, मन को एकाग्र करता है, ध्यान में मन लगाता है और ये आपकी इंटरनल वर्ल्ड की तरफ आपको ट्रिगर्ड करता है, जिससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू होती है। भावनाओं के जो चढ़ाव उतार होते हैं, जो भावनाओं की एक बाढ़ होती है, उन सबको नियंत्रित करने में ये हेल्प करता है, आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। फिर ये शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है, जिससे दिन भर थकान महसूस नहीं होती है। मेटाबॉलिज्म रेट को ये बैलेंस रखता है, जिससे शरीर पूरी तरह से उचित कार्य करता रहता है और एक्सेस जो फैट होता है वो डिपॉजिट नहीं होता है, तो आपकी बॉडी स्लिम ट्रिम भी रहती है। फिर आध्यात्मिक उन्नति, ये जो यौगिक आहार है ये योग के सिद्धांत के अनुरूप है, तो जिससे ये शरीर और मन को शुद्ध करता है। और जब शरीर मन शुद्ध होता है, बुद्धि एकाग्र होती है, तो आत्मबोध और ब्रह्मांड के साथ संबंध स्थापित होते हैं, जो आपको मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। और चूंकि ये इसमें मेटाबॉलिज्म रेट बहुत अच्छा होता है, बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, तो ये वजन प्रबंधक तो होगा ही, और ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है, पचाने में आसान होता है, तो वजन पर नियंत्रण करने में भी सहयोगी होता है। तो ओवरऑल हम देखें कि जो ये यौगिक डाइट है ये माइंडफुलनेस देती है, एक बहुत अच्छी जिसको बोलते हैं यौगिक विजडम, ऐसी बुद्धि देती है कि जो आपको इंटरनल वर्ल्ड की ओर ले जाते हुए स्पिरिचुअल का मार्ग आगे प्रशस्त करती है। तो अब इस तरह से अगर हम देखें तो ओवरऑल जो ह्यूमन बीइंग के 4 पक्ष होते हैं, जिन मनुष्य को शांत रहने के लिए ये 4 पक्ष होते हैं, आध्यात्मिक, शारीरिक, भावात्मक और मानसिक। और सात्विक फूड जो होता है सॉरी, इन चारों पक्षों को बैलेंस रखता है, संतुलित रखता है, शांत रखता है, एकाग्र रखता है। तो ये एक जो यौगिक फूड है ये उसकी एक समरी है, ठीक है ना। और ये समरी ऐसी है कि आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें ये आना ही आना है। तो 2-3 चीज जिन पे हम बात कर रहे थे उनको और थोड़ा सा क्लियर कर दें, फिर मैं क्वेश्चन आंसर लेती हूँ। एक तो था एक्सेस फूड, जो अभी प्रेजेंट में एक बहुत बड़ी समस्या देखी जा रही है कि हर माँ को एक ये प्रॉब्लम रहती है कि मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता है, ठीक है। लेकिन आप अपने जीवन से कभी सोचिए कि क्या कभी लंबे समय तक आपको खाना ना मिले तो आपको बहुत तेज भूख का एहसास होता है कि नहीं होता है? हम सब करके बता दें, केवल होता है। तो ये एक ह्यूमन की नेचुरल प्रोसेस है, आपका बच्चा भी एक ह्यूमन है। तो जब भी उसको भूख लगेगी तो उसमें भूख की जो एक प्रोसेस होती है उसको हम खत्म कर देते हैं। वो भूख लगने के एहसास को उसको पता चलने के पहले हम उसको डाइट दे देते हैं। तो बच्चा ये समझ ही नहीं पाता है कि अगर कभी वो भूखा रहता है तो वो बहुत इरिटेट होने लगेगा या उसको बहुत क्रोध आने लगेगा, क्योंकि वो मैं भूखा हूं इस एहसास को आपने उसे लेने ही नहीं दिया, ठीक है। तो वो उसको समझ ही नहीं पाता है कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये क्या इमोशन मेरे साथ हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को भूख का एहसास कराएं और खाना तभी दें जब उसको भूख लगी है, क्योंकि जब भी उसकी बॉडी में भूख आएगी उसके न्यूट्रिशंस की कमी होगी तो वो खाना मांगेगा ही मांगेगा, ये क्योंकि नेचुरल एक्टिविटी है।
सेकंड, हम जो उसको एक्सेस में खिलाने की कोशिश करते हैं वो ना खिलाएं, क्योंकि बच्चों में ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस होती है कि उसको जितना उसके पेट में फुल होगा वो उतना ही खाएगा, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं खाएगा। तो कोशिश करें कि उसको उतना ही खाना खिलाएं जितना वो खाना चाहता है। आप अगर उसको उस लिमिट के ऊपर खिला रही हैं तो वो उसके शरीर के लिए आप हानि ही दे रही हैं, उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा था कि जो हमने हित बुक, मित बुक और रित बुक पढ़ा था, तो आज के कल्चर में ये बहुत देखा जाता है कि हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम बहुत कोई फॉरेन का कोई फ्रूट है, फॉरेन की कोई वेजिटेबल है, फॉरेन के कोई ग्रेन्स हैं, हम उनको खा रहे हैं। लेकिन भगवान ने हमें जहां पर पैदा किया है और हमारे आसपास जो चीजें पैदा की हैं वो इसीलिए पैदा की हैं कि उस वातावरण में आपके लिए वही खाना उपयुक्त है। तो कोशिश करें कि आपके लोकल, मतलब 150-200 किलोमीटर आपके सराउंडिंग जो भी क्रॉप्स होता है, जो भी फल होती है, जो भी सब्जी होती है, जो भी अनाज होता है, उसी को खाएं। सेकंड, सीजनल खाएं, क्योंकि आजकल आपने देखा है सारी चीजें लगभग 12 महीने मिलती हैं। तो कोशिश करें कि जिस सीजन में जो चीजें होती हैं उस सीजन में वही खाएं। जैसे सपोज भाजी है, पत्तेदार सब्जी है, तो वो आप ठंड में खाएंगे तो वो आपके लिए हेल्दी है, लेकिन वही आप बारिश में खाएंगे, मिलेंगी वो उस समय भी, बारिश में खाएंगे तो आपके लिए हानिकारक है। या मान लीजिए मेथी को आप गर्मी में खा लेंगे तो वो चूंकि गर्म तासीर की होती है और गर्मी में है तो वो आपको कुछ ना कुछ हानि पहुंचाए। तो इस दो चीजों का आप बहुत ध्यान रखें कि लोकल और सीजनल चीजें ही खाएं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। सरिता जी। ओम वरम नमः मान एक मिनट सरिता जी, देखिए आप लोग वीडियो तो लगातार बहुत सारे लोग मैक्सिमम ऑफ किए हुए हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर करें तो ऑन करके करें प्लीज। जी सरिता जी। ओम वरम नमः दीदी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे खाना भोजन हमने बनाया है और खा लिया सबने, जब हमारा टर्न आता है तो ठंडा हो जाता है, तो एज इट इज जैसा है वैसे ही खा लें, फिर गर्म ना करें। एक्चुअली ये प्रॉब्लम सभी को होती है, लेकिन उसका भी ना कुछ ऐसा लिमिट है कि जब आप बार बार गर्म करते हैं, है ना, बहुत सारे नंबर्स करते हैं, तब वो प्रॉब्लम आता है। एक आध बार करने में इट्स ओके, कोई तो प्रॉब्लम दीदी इसमें कैसरोल में डाल दे तो no any problem? आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कैसरोल में एक प्रॉब्लम होती है उसकी क्लीनिंग की, सफाई नहीं की। दीदी, हम उसमें पॉट रखते हैं अंदर, डायरेक्ट नहीं डालते हम कोई चीज, हाँ ठीक है, वो आप देख लें तो कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट नहीं डालते। धन्यवाद दीदी। दीपक जी। ओम नमः दीदी, जय श्री। और मैं क्लास में बहुत मजा आ रहा है। कल की क्लास बहुत अच्छी थी और आज और भी अच्छी थी। कल की क्लासेस में था कि ये वाले ऑयल नहीं खाने, मोटे अनाज खाने हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अभी आपने बता दिया तामसिक फूड और सारी चीजें हैं। तो अब यहाँ कंफ्यूजन ये हो रहा है कि क्या मतलब खाने, हर चीज में ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि बेनिफिट हो रहे हैं, अपन क्लासेस में सुन रहे हैं। मेरा क्वेश्चन इससे लेके है कि मशरूम, जो मशरूम के लिए मतलब तामसिक में रखा है, और मशरूम की डिसएडवांटेज मतलब जो आप बता रहे थे, वो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन कि वो सच में एक्चुअल वो आध्यात्मिक उससे हैं या सात्विक डाइट की वजह से मशरूम को हमने निषेध किया हुआ है, क्योंकि वैसा कुछ नहीं मुझे समझ में आ रहा। दूसरी चीज, जो रेशियो आपने बताया कि आधा पेट ठोस भोजन से, 1/3 पानी से और 1/3 हवा, तो हम अमूमन ये सुनते हैं कि पानी हमें बीच बीच में कभी लेना ही नहीं चाहिए, लिक्विड हमें नहीं लेना चाहिए खाना खाते समय, है ना। ये मेरा दूसरा डाउट। और तीसरा दीदी, लहसुन। अब मैं 2 क्लियर कर दूं फिर ठीक, तीसरे पे ठीक है दीदी, आइएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं तो मैं भूल जाऊंगी आपने क्या हाँ क्या हाँ पूछा। हाँ। तो देखिए, फर्स्ट तो मशरूम का था, तो मेरे ख्याल से मैंने मशरूम का कहीं जिक्र नहीं किया है। फिर भी मैं बताती हूँ कि चूंकि मशरूम जो ग्रो होता है वो अंधेरे में ही होता है मोस्टली, उसके लिए ठंडे नमीदार
वाली जगह चाहिए रहती है। और सात्विक फूड जो है वो वही अच्छा माना जाता है जो सूर्य की रोशनी में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत से ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो सूर्य की रोशनी के कारण एक्टिव नहीं होते या नहीं पैदा होते, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए जितने भी ऐसे पदार्थ हैं कि जिन पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, मतलब जो जड़ में होते हैं, उनको भी लिया गया है, क्योंकि जो जड़ में जो पदार्थ होते हैं जैसे मूली, गाजर है या आलू, प्याज है, लहसुन, इनको भी उसी में लिया गया। तो उन पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि एक तो उसमें अग्नि तत्व नहीं होता, और अग्नि तत्व जो है वो प्रधान तत्व माना गया है जीवन के लिए। तो इसीलिए मशरूम को उसमें नहीं रखना चाहिए। वहां पर न्यूट्रिशियस वैल्यू से हम कैलकुलेट नहीं करते, है ना। खाने को हम दो तरह से कर रहे हैं। जब हम साइंस और एलोपैथी में आते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है। राइट। हम ये भी नहीं देखते कि उसको कैसे बनाया है, उसको किसने बनाया है, उसको किस भाव से बनाया है, उसको कब बनाया है। तो हम यहाँ पर जो है चूंकि काफी चीजें देख रहे हैं, तो इसलिए हम उसको उस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? दीदी, पानी 1/3 पोर्शन जो पानी से भरना है पेट को। देखिए, इसमें जो ये सिद्धांत दिया है, ये दिया है कि आधा पेट ठोस पदार्थ से, 1/4 पानी से, 1/4 पानी से और 1/4 हवा से। लेकिन इसमें ये नहीं बोला कि पानी आपको तुरंत पीना है। आप आधा पेट खाना खाइए, आराम से वेट कीजिए, क्योंकि उसमें बीच में हमने ये भी बताया है कि आपकी जठर अग्नि शांत ना हो, इसलिए आपको पानी को अवॉइड करना है। जब लास्ट कंक्लूजन वाली स्लाइड थी उसमें ये भी बताया। आप उसके 40-45 मिनट बाद फिर 1/4 जो बचेगा, क्योंकि जो ठोस आपका खाना है वो 2.5 से 3 घंटे में पचता है ना, तो वो 1 घंटे में वही रहता है। ओके, तो आपको उस समय फिर 1/4 उसको पानी से भरना ठीक है, क्लियर। और डाउट 1/4 क्लियर। हवा से, मतलब खाली रखना है। जी, मैं मतलब मेरा मतलब जो आप समझा रहे थे तो मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया दीदी कि खाने खाते समय अमूमन नहीं, खाना खाने के बाद 45 मिनट के बाद ही पानी पीते हैं, तो मतलब ठीक है, वो फिर सही है। और एक लहसुन जो तामसिक में आया था दीदी, तो लहसुन के बहुत सारे बेनिफिट थे कि लहसुन गर्म होता है तो बहुत सारे जिसकी तासीर गर्म होती है, तो मेडिटेटिव यूज के लिए भी जो आयुर्वेद में है लहसुन को रिकमेंड करते हैं कि आपको लहसुन लेना है। एक्चुअली मैं लहसुन बहुत लेता हूँ। मुझे बताया हुआ है कि कफिंग का इशू है या यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तो आपको लहसुन लेना बहुत जरूरी है और आप लिया करिए। और उससे मैंने उससे बेनिफिट भी देखे हुए हैं मेरे अंदर, तो मैं लेता हूँ। बट अभी यहाँ कंफ्यूजन है कि लहसुन में बहुत सारे जो मैंने डिसएडवांटेज सुन लिए, तो मन में बहुत सारे डाउट्स हो गए, तो अब क्या करूं दीदी? देखिए, उसमें आपने एक शब्द शायद सुना होगा कि आपका पर्सनल पैकेज होना चाहिए। मान लीजिए एक का कफ प्रधान शरीर है, ठीक है, लेकिन उसको कोई और दूसरी उसकी आयु अलग है। मान लीजिए यहाँ पे 4 व्यक्ति ने, एक का कफ प्रधान है लेकिन वो 20 साल का है और वो एक पत्थर तोड़ने का काम करता है। दूसरा है वो 40 का कफ प्रधान है लेकिन उसका कुर्सी पे बैठे रहने का काम है, पूरा मेंटल है। तो यहाँ अब दोनों कफ प्रधान है, लेकिन दोनों के लिए हम एक डाइट पैकेज नहीं ले सकते। तो उनकी आयु, उनका जेंडर, उनकी लाइफ स्टाइल, है ना, उनकी हैबिट्स, उनके बॉडी में क्या तत्व प्रधान है, ये सारी चीजें देख के जो एक योग और एक आहार होता है, जैसे योग भी होता है ना, लोग ग्रुप में करा देते हैं कि अरे सब ये कर लो, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आप 40-45 साल के होते हैं, इवन आजकल तो 30 के ऊपर भी जाएं, तो कहीं ना कहीं से आपकी बॉडी मिसअलाइंड हो जाती है। एक व्यक्ति को हाई बीपी है लेकिन उसकी जो नी से मिसअलाइंड हो रही है बॉडी, दूसरे व्यक्ति को हाई बीपी है लेकिन उसको शुगर की भी प्रॉब्लम है। तो आप दोनों को कैसे एक करा सकते हो? या उसकी मान लीजिए आर्म से, कंधों से मिसअलाइंड हो रही है ना। तो ये जो फूड है और योग है, ये एकदम पर्सनल पैकेज होता है।
आप किसी को भी कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जरूरतें सब अलग हैं। तो ऐसा मेरा मानना होता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, अब जैसे मान लीजिए करोड़ों में, तो हम इंडिया में ही हैं, शायद अरबों में होंगे, तो जितने भी हैं, हर व्यक्ति का बॉडी, माइंड, सोल सब डिफरेंट है। आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इवन जो हम सबसे एक बहुत नियरेस्ट रिलेशनशिप मानते हैं वो माँ और बच्चे का मानते हैं, लेकिन जब बच्चा भी एक एज का हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो आप उसकी भी बॉडी और माइंड को माँ से सिमिलर नहीं कर सकते। आप देखिए दोनों में डिफरेंट हो जाते हैं बहुत सारी चीजें। तो ये चीजें होती हैं कि ये बिल्कुल पर्सनल होती हैं, और इसमें हमेशा मैं अपनी क्लासेस में बोलती हूँ, चूंकि मैं योग थेरेपिस्ट हूँ, तो हमेशा बोलती हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि अरे वो उन्होंने तो, उनको ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, उनने ये योग किया, वो ठीक हो गई, तो हमने भी ये कर दिया। अब उनकी मान लीजिए C1 पे थी, आपकी C5 पे है, उनकी राइट साइड में थी, आपकी अंदर की तरफ है, आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि ठीक हो जाए? तो हमेशा मैं अपनी क्लासेस में बोलती हूँ कि अपने आप को लेबोरेटरी का रैट मत बनाइए, पढ़िए, स्टडी करिए। आपकी आवश्यकता बिल्कुल जरूरी नहीं कि दूसरे जैसी ही हो, डिफरेंट हो सकती है। तो लगभग 30, 35 और 40, 45 के बाद तो 100% कोई भी दो व्यक्ति ना सेम योग कर सकता है, ना सेम खाना खा सकता है। ठीक है, चलिए मनीषा जी। मैम आज गुरुवार के आर हुए मेरे घर, 2 दिन से, इसलिए क्लास नहीं ली थी, बीच में बोला सॉरी। हाँ कोई जी बात नहीं, जी। सविता जी, कोई बात आज गुरुवार के आहार हुए नहीं। हैं। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। हाँ जी। बहुत हाँ, अच्छा। 2 दिन चली आपको गई एक तो दीदी। रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, आपने हाँ एक जी। और एक्स्ट्रा बेनिफिट ले लिया हाँ जी, 2 दिन सभी में, की ओर से। 2 दिन नहीं आ बहुत पाई, बहुत और कोई पिक नहीं ले पाई, कोई फोटो, पर आहार अच्छे, निरंतराय अच्छे हुए। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है, वो महत्वपूर्ण है। जी जी, थैंक यू मैम। जी मनीषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जैसे जिनेन्द्र। हमारी बात हुई ना कि सात्विक आहार वो ही होता है कि जिसे हम बार बार गर्म ना करें, ठीक है। तो आजकल जैसे बहुत सा ट्रेंड निकला है कि हम लोग माइक्रोवेव यूज करने लगे और उसमें तुरंत गर्म करके बाद में भोजन परोसते हैं। तो वो कहाँ तक ठीक है, या उसका यूज करना चाहिए, कि वो कितना हमको नुकसान करता है, वो जरा सा बताएंगे दीदी। देखिए अभी इस पर मेरी बहुत स्टडी मैंने नहीं की है, लेकिन प्रेजेंट में अगर आप डॉक्टर्स का ओपिनियन लें तो डॉक्टर्स माइक्रोवेव को यूज करने के लिए मना करते हैं, और बार बार गर्म ना हो इसके लिए सबसे अच्छा सिस्टम क्या होता है कि आप एक छोटे पैन में उस व्यक्ति की क्वांटिटी के हिसाब से भोजन निकालें और गर्म करके उसको दे दें। तो वो क्या होगा, पूरा भोजन बार बार गर्म होने से अच्छा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का ही भोजन गर्म होगा। और दूसरा, आपका गैस का भी बचेगा, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी सेव करने की ड्यूटी हमारी है। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। AST से किसका नाम है? सॉरी, आस्था जी, नाम आस्था दीदी। आस्था जी। हाँ दीदी। दीदी, मूंगफली में भी सनलाइट नहीं पहुंचती, मूंगफली में भी, तो वो हाँ हाँ, क्या, किसके अंडर आएगा? एक्चुअली मूंगफली ना कवरिंग रहती है, तो इसलिए उसके अपन जो मूंगफली को पूरा कभी नहीं खाते हैं, हम सिर्फ उसके अंदर के जो बीज या नट्स है ना उसी को खाते हैं, और वो पूरी कवर रहती है, तो इसीलिए उसको जड़ वाले पदार्थों में नहीं माना जाता। ओके, तो वो सात्विक नहीं आएगी, राइट? हाँ, सात्विक। और दीदी, हरा मिर्च, जैसे मिर्च तो, लाल मिर्च तो सात्विक में नहीं आया, बट हरा मिर्च? हरा मिर्च आप सात्विक में आ सकता है, लेकिन उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अधिक ना रहे। मतलब देखिए, एक फूड ऐसा होता है कि जो इतना तीखा है कि उसमें मिर्च प्रधान फ्लेवर हो गया है ना, और एक है जिसमें एक हल्का सा, जैसे नमक का भी टेस्ट अपनी जगह अलग है, मान लीजिए आपने उसमें जीरा डाला या जो भी मसाले डाले, उनके साथ साथ एक हल्का फ्लेवर भी मिर्च का है, तब फिर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और दीदी, राजमा, छोला, ये सब जैसे सात्विक हुआ,
बट वो सब बिना मतलब बहुत अच्छी ग्रेवी वगैरह बनती है उसके साथ, तो वो फिर सात्विक नहीं रहता है क्या? नहीं, उसको आप सात्विक फूड में बना सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी में जरूरी नहीं होता है बिल्कुल कि आप उसमें प्याज, अदरक नहीं, लहसुन बिना डालें। लहसुन आजकल प्याज तो के अगर ग्रेवी रहती, टमेटो ग्रेवी, बिल्कुल आप कर दैट सकते इज हैं। सात्विक ओनली। ओके। देखिए, कोई भी एक फूड है, जैसे आपने छोले का ही एग्जाम्पल लिया सपोज, है ना, उसको हम सिंपल फ्राई कर रहे हैं, सिंपल चौक दे रहे हैं, तो वो सात्विक में आ गया। अब उसी को हम थोड़ा ग्रेवी में लहसुन प्याज और गरम मसाला और बहुत सारे मसाले डाल रहे हैं, तो वो राजसिक में आ जाएगा। श्वेता दीदी, उमर नमः दीदी। ओमरम नमः। दीदी आप वो मेंटल फॉग के लिए बता रहे थे ब्रेन फॉग का। ब्रेन फॉग ना? हाँ। हाँ, देखिए आजकल ये जो ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम है, ये खासकर यंगस्टर में बहुत देखी जाती है। उनको कैसे लगता है कि वो स्टक हो गए हैं, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना एक भ्रम की अवस्था में, कि वो भ्रमित हो रहा है, ये करूं या ना करूं। अगर कोई भी दो रास्ते जीवन में, हमेशा कहीं ना कहीं आपके सामने दो रास्ते रहेंगे। इवन आप घर में रहते हैं और खाना खाना, तब भी हो सकता है दो रास्ते हो जाएं कि एक रोटी भी है एक पूरी भी है, क्या खाऊं। तो ये चीजें, ये जो डिसीजन है ना, ये आपको लगातार पूरे दिन लेने पड़ते हैं। तो जब ब्रेन फॉग वाली पोजीशन आ जाती है, तो वो हमेशा एक भ्रम की स्थिति में रहता है। वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो दोनों में से वो क्या चूज करे, किस साइड जाए। ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि रोटी और पूरी का, लेकिन ऐसे बड़े बड़े भी डिसीजन होते हैं। मान लीजिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, कि एक जॉब वो बहुत अच्छे से कर रहा है, बट उसके पास दूसरा जॉब ऑफर आ जाता है, और वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मैं स्विच करूं या इसी को कंटिन्यू करूं। तो जिसको हम एक साधारण भाषा में भ्रमित बुद्धि या जड़ बुद्धि बोलते हैं, तो वो दीदी कंडीशन आ जाती है। ये डाइट की वजह से होता है, इसके डाइट की लिए वजह से नहीं, इसमें डाइट भी एक फैक्टर है, क्योंकि कोई भी चीज जो ह्यूमन बॉडी है, वो बहुत बहुत सारी चीजों से मिलके बनी है। तो कभी भी, चाहे वो फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम आनी हो, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक इसके कारण हुआ। उसके फैक्टर्स भी मल्टीपल रहेंगे। जैसे वो लगातार, मान लीजिए, नेगेटिव एनर्जी के साथ रह रहा है, वो लगातार ऐसी चीजें सोच रहा है कि जो उसको नेगेटिव साइड ले जा रहे हैं, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर नेगेटिव है, वो सनलाइट से मान लीजिए बहुत लंबे समय तक बच रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसमें फूड भी एक फैक्टर है। तो उस दीदी को यूज करके रिकवरी भी की जा सकती है ना इस चीज की मदद। बिल्कुल बिल्कुल। ममता जी, ममता दीदी, ममता दीदी। दीदी वो मैम नमः। दीदी मैं वो एक चीज ये बताइएगा, आपने बोला था पानी जैसे बीच में पीते हैं तो वो पानी जठराग्नि को शांत कर देता है, तो मनीराज वगैरह पीते हैं या जैसे प्रज्ञाधारी हम लोग हैं तो पानी बीच में पीते हैं, उसका कोई उपचार नहीं है फिर कि कैसे करें? पानी तो एक टाइम ही लेना पड़ता है महाराजा को भी, तो उनकी। हाँ, एक्चुअली वो बॉडी की फिर यूज टू वही हो जाती है, क्योंकि शरीर में हमारे एक ये भी गुण होता है कि आप उसको जिस माहौल में रखो, जिस माहौल में ढालो, वो वैसा यूज टू हो जाता है धीरे धीरे। तो फिर जठराग्नि शांत नहीं होती उसमें पानी पीने में? देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक आध्यात्मिक यात्रा पे चलता है ना, तो उसके स्पिरिचुअल पावर भी डेवलप होते हैं, अच्छा उसके अंदर शक्तियां भी डेवलप होती अच्छा। है ना, और फिर वो लगातार एक ही प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। जैसे देखिए, शिखर जी हम चढ़ते हैं, तो हम जाते, तो हम एक यात्रा में ही कितना थक जाते। कोई बोले अभी कल फिर चल जाओ, तो हम बोलेंगे नहीं जाएंगे। अब वहां पर जो लोग रोज चढ़ते हैं, उनका तो रोज का है, उनकी बॉडी क्या हो, यूज टू हो गई ना, कि वो पर डे उतना चलते हैं, और आने के बाद भी आप उनसे बोलो कि थोड़ी दूर तक जाना, तो बोलेंगे हाँ ठीक है चलो। तो ह्यूमन बॉडी में एक क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है, कहीं भी किन्हीं भी परिस्थितियों में। एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो देखिए, जब
कोई भी हम मुनि महाराज का एग्जाम्पल लें तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी डायरेक्ट मुनि महाराज बन गया। पहले उसने घर में ही कुछ तप करने शुरू किए, फिर कुछ प्रतिमाएं ली, फिर एक ब्रह्मचारी अवस्था में आया। तो धीरे 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 एक एक पद करके उनकी ये जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होती है, सडन नहीं होती है कभी भी। तो जब वो धीरे धीरे चेंज होती है तो उसकी बॉडी भी वो एडेप्टेशंस लेती जाती है। और दीदी एक चीज और है कि जैसे माइक्रोवेव का बताया आपने कि माइक्रोवेव को नुकसान देता है, डॉक्टर मना करते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक कुकर चल रहे हैं दीदी, तो वो भी नुकसान देते हैं क्या? इलेक्ट्रिक के कुकर तो मेरे ख्याल से नहीं करते होंगे क्योंकि वो हीट प्रोसेस पर ही काम करते हैं, लेकिन जो माइक्रोवेव से वो वेव प्रोसेस पे काम करता है, तो इसलिए उनको मना किया जाता है। हमेशा फर्क क्या होता है, जिससे हम किसी भी चीज को कुक करेंगे तो हमारी जो कुकिंग होती है वो बाहर से अंदर की ओर होती है ना। जैसे एक टमाटर को मान लीजिए हम कुक कर रहे हैं, तो पहले उसके बाहर का जो छिलका है, फिर उसके अंदर, फिर अंदर तक जाएगा, सेंटर तक। अब कभी आप उसको जल्दी कुक करना बंद कर दो तो अंदर से वो कड़क रहेगा। लेकिन माइक्रोवेव में जस्ट इसका उल्टा होता है, उसकी वेव्स पहले उसके सेंटर पॉइंट को कुक करती है, तो वो वेव कुकिंग होती है इसलिए। दीदी इंडक्शन ये प्लेट के बंद लिए भी रहे कहा दीदी। जाता है कि करंट फ्लो होता है, तो इसके लिए वो भी खाना नहीं, खराब। इंडक्शन में करंट नहीं आता, गर्म ही होता है, हीटेड ही होता है उसमें। ओके, अभी एक ब्रह्मचारी भैया के स्टेटस पे मैंने देखा था कि माइक्रोवेव के साथ इंडक्शन गैस प्लेट को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो भी कैंसरस होता है और वो करंट के कारण ही, मतलब, तो ये मुझे थोड़ा तो मिथ लगा, लेकिन फिर भी मैंने बोला एक बार पूछ लेते हो। नहीं नहीं, क्योंकि उसमें हीट जनरेट ही होती है। उसमें पहले आप रखिए तो पहले बर्तन हीटेड होगा। मान लीजिए उसमें आप पानी में डाल के एक आलू को उबालिए, वो पहले बाहर से ही पकेगा। अब वही मैं बोलती हूँ ना कि खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, खुद होमवर्क कीजिए। इसने कहा उसने नहीं कहा दीदी, तो इंडक्शन प्लेट तो मैंने यूज की हुई है नहीं और दीदी, चौको में मना किया हुआ है अच्छा, इंडक्शन हो प्लेट का, सकता है, मना कर। हो सकता है। दीदी ये पानी का बताऊं, गुरुजी ने बताया था अभी 3-4 दिन पहले गर्म पानी क्यों लेते हैं महाराज श्री। और जो ये 3 दिन की वर्कशॉप थी ना, तो उस वर्कशॉप के बाद गुरुजी ने हम लोगों से, कुछ लोगों से चर्चा की थी, तो तब बोला था कि जो गुरु महाराज को खाने के साथ पानी इसलिए डाइजेस्ट होता है क्योंकि वो गर्म पानी लेते हैं गर्म पानी लेते और हैं, हाँ। घूट घूट करके लेते हैं एक प्रोसेस से। आप लोग क्या मतलब उन्होंने हमारे लिए बोला कि आप ठंडा पानी पीते हो और एक साथ पीते हो। एक साथ पीते, वही मैं बोल रही हूँ ना कि वो बहुत एक ग्रेजुअली बहुत लंबी प्रोसेस होती है, सडनली नहीं चेंज होता है बॉडी में। गुरुजी ने बताया कि अगर डायबिटीज वाले गर्म पानी हमेशा पिए तो बहुत सी बीमारियां इस पे ठीक हो सकती हैं। और गुरुजी ने सात्विक आहार पे भी, हम लोग, सरिता दीदी भी थी उसमें, बाद में हम गुरुजी के साथ थे 8-10 लोग। उन्होंने तब हम कह रहे थे गुरुजी एक आपका लेक्चर रखवा देते, आप कह रहे मेरी वीडियो ही चला देना, तो मतलब वो मैंने तो दीदी उसमें महाराज जी ने ये भी बोला था कि चूंकि महाराज जी सिर्फ एक बार आहार लेते हैं तो जठराग्नि की समस्या नहीं जाती, क्योंकि आप लोग बार बार अन्न लेते हैं तो आपकी जठराग्नि, मन तेज क्या हो रहा है, वो सिर्फ एक बार आहार लेते हैं। अगर मंद भी तो शाम तक तो चीजें हो जाएंगी ना, 4 की जगह 6 घंटे में हो जाएगा। और समझ आऊंगा। एक चीज और बता दूं कि इंडक्शन, माइक्रोवेव, या जो भी नई प्रोसेस ऑफ कुकिंग आ रही है सब हजार्डियस है। इंडक्शन भी आपका जो गर्म करता है वो हीट के थ्रू करता है, लेकिन वो भी वेव फॉर्म के थ्रू करता है। तो जब भी चीज डायरेक्ट, अगर हम केमिस्ट्री की तरफ से देखें, हीट काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, सब एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो जब तक मुझे डायरेक्ट हीट मिल रही है तब तक अच्छी बात है, लेकिन अगर वो वेव फॉर्म से या साउंड एनर्जी से चीजें गर्म होके हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, तो वो युक्ति यूजफुल नहीं है। महाराज जी लोग का कहना है इंडक्शन, इमर्शन रॉड, माइक्रोवेव, इवन कुछ महाराज जी लोग का संग ऐसा है जो गैस का पका हुआ भोजन भी लेते हैं, वो सिर्फ चूल्हे का पका हुआ भोजन लेते हैं। एक्चुअली सही हीट तो वही है वो भैया। और दीदी इन लोग को एक खुशखबरी और एक दुख खबरी दे दूं मैं, बीच में बोल दिया मैंने तो। जी नहीं भैया, तो खुशखबरी दूं कि पहले दुख खबरी दूं? पहले दुख खबरी। हाँ, पहले अभी इसमें भैया, इसमें हम लोग योग और आहार पढ़ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे समभाव आता जा रहा है, तो आप कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, पहले दुख खबरी आप लोग के लिए यह है कि दिवाली के बाद से आप लोग की सप्ताह में 5 दिन की जगह 6 दिन क्लास हुआ करेगी, क्योंकि अपना कोर्स धीमे चल रहा है, तो 5 की जगह आप लोग को 6 दिन क्लास लेना पड़ा करेगा। तो ये दुख खबरी है।
और खुशखबरी ये है कि फ्राइडे के बाद से दिवाली की पूरी 1 हफ्ते की छुट्टी होने वाली है, तो ये खुशखबरी है। ये दोनों ही खुशखबरी है, कोई दुख खबरी नहीं है। 6 दिन भी हमें मजे आएंगे। मुझे लगा था आप लोग बोलोगे दिवाली की छुट्टी जितने मिल रही है वो दुख खबरी है, लेकिन उसको भी आपने खुशखबरी मान लिया, ठीक है। सभी खुशखबरी है भैया, गुरु अब जी के वेट चरण करते पे भैया गुरु जी क्लास का के लाभ लिए। मिला भैया, सब खुशखबरी बन गई। दीदी की क्लास जल्दी जल्दी हो जाने दे, दीदी को भी जाना रहता है। दीदी आप अपने प्रश्न कंटिन्यू कर लें। जी नेक्स्ट संगीता दीदी। हाँ दीदी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही, थोड़ा नेटवर्क इशू है। मैं ये बोली थी दीदी, कई लोग जैसे अपन बोलो ना कि प्याज नहीं खाना चाहिए, तो बोलते हैं हमारे को कैल्शियम मिलता है, घुटने दर्द में आराम मिलता है प्याज से, लहसुन से। मतलब जैनीज लोग भी, ऐसा नहीं कि अदर्स कास्ट तो खाती है। तो फिर ये कहाँ तक मतलब किससे क्या करें? कैल्शियम तो बहुत सारी चीजों से मिलता ना, तो हम दूसरे ऑप्शन अपना सकते हैं। दूध से मिलता, तिल से मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। और कई जैनी नहीं छोड़ते ना दीदी, कई जैनियों को अपन बोलते तो वो छोड़ते ही नहीं है ना। जैसे अपन बताओ कि जैसे प्याज मत लो, ये मत। दीदी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग जो औषधि लेते हो, क्या आधा किलो या 1 पाव औषधि लेते हो क्या? भैया भी लहसुन का पूछ रहे थे, आप भी प्याज का पूछ रहे हो। औषधि जो ली जाती है वो 1 चुटकी या 1 छोटे से दाने के बराबर ली जाती है। तो अगर औषधि के रूप में प्याज खाना की कैल्शियम मिल रहा है, तो 1 छोटी सी चुटकी, 1 छोटा सा टुकड़ा, उतना लो। 1 प्याज क्यों खाते हो? आहार और औषधि में अंतर होता है, तो कभी भी औषधि के बहाने आहार को तर्क संगत मत बनाओ। जब कोई आपसे बोला ना कैल्शियम मिलता है, बोला हाँ ठीक है, अगर कैल्शियम खाने के लिए रहे हो तो 1 छोटे चने बराबर खा लो प्याज तुम। एक बहुत लॉजिकल, क्योंकि देखिए, क्योंकि सुनिए क्या होता नहीं, सही नहीं समझाया। मैं आपको जो उदाहरण देता हूँ, ये कुतर्कियों के लिए उदाहरण देता हूँ। आप जितने लोग पूछते हो, ये कुतर्क होता है, क्योंकि सिर्फ मुझे अपने मन की पुष्टि करनी होती है, तो मुझे मेरे मन का जो मानने जाएगा मैं उस तरफ चला जाता हूं। तो ऐसे लोगों के लिए आपको ऐसे ही कुतर्क देने पड़ते हैं कि औषधि थोड़ी सी होती है, पेट भर के नहीं ली जाती। तो अगर प्याज खानी है तो 1 छोटा सा चावल के टुकड़े के बराबर या चने के टुकड़े के बराबर आप ले लो। आप पूरी 1 प्याज क्यों ले रहे हो? औषधि है ना वो, तो आप औषधि रूप में ले रहे हो। आहार और औषधि में अंतर होता है। तो जब भी आपसे कोई इस तरीके का बोले तो आपको ये उत्तर ध्यान रखना चाहिए। आहार ही औषधि है, वो बात अलग है, लेकिन औषधि आहार के बराबर नहीं होती। ठीक जी दीदी, क्षमा चाहूंगा, मैंने बोला क्योंकि अभी 2 बार ये प्रश्न चल रहा था जी। बिल्कुल ठीक बोला आपने भैया। ममता जी का और दीदी एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में डला है। ड्रैगन फ्रूट इंडियन नहीं है, पर अब इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, मतलब क्या खाना चाहिए? खाना तो सिर्फ वही चाहिए जो आपका लोकल और सीजनल है। मैं और किसी चीज को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि वो भगवान ने बनाया ही आपके आसपास इसलिए कि वो आपके लिए बेस्ट है ना? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो हम सबका पालक है या हम सबका अच्छा चाहने वाला है, तो वो कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाएगा जो हम सबके लिए ठीक नहीं। दीदी तो अगर इंडिया में भी हो रहा है तो उसके लिए उसको जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो क्रिएट किया जा रहा है ना, तभी वो हो पाएगा। क्योंकि बिना, जब तक उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, तब तक उसका ग्रो हो पाना पॉसिबल नहीं है। दीदी क्वेश्चन मेरा है। दीदी एक निवेदन आप सब लोगों से है, हम आप लोग के लिए एक बहुत जल्दी पैनल डिस्कशन चालू कर देंगे। क्योंकि क्या है, मैं बहुत दिन से जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्लास में, जो टीचर पढ़ाते हैं अपन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते चलें। बाकी जो अपने जनरल डाउट्स है ना, हम चाहेंगे कि जब आपके पास तीनों चारों विशेषज्ञ हों, रचना दीदी भी हो, रुचि दीदी भी हो, पल्लवी दीदी हो, और अभी आपने एक दीदी से और मुलाकात नहीं जो आपकी टीचर है, जब वो रहें तो चारों से पूछेंगे और चारों की राय कि योग के हिसाब से क्या है, एलोपैथी के हिसाब से क्या है, नेचुरोपैथी के हिसाब से क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से क्या है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्या है। आप वो चारों पांचों राय सुनिए और अपने विवेक से निर्णय लें। क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे अभी आपने यहाँ भी पूछा और फिर आगे पीछे जब दूसरी क्लास होती है तो उसमें भी हम पूछते हैं, तो हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपको पूरा नॉलेज मिले, इसके लिए हम पर्टिकुलर एक पैनल डिस्कशन जल्दी ही चालू करने वाले हैं। पहले आप लोग कुछ बेसिक ज्ञान अर्जित कर लीजिए, फिर हम एक पैनल डिस्कशन चालू करेंगे आप लोग के लिए कि वो 1 घंटा सिर्फ उस दिन आप लोग का डिस्कशन हुआ करेगा सारे टॉपिक पे। सारे टीचर उसमें अवेलेबल रहेंगे और सब अपनी अपनी विषय के हिसाब से, उसमें आयुर्वेद क्या बोलता है, योग क्या बोलता है, वो अपनी राय रखेंगे। तो जो दीदी लोग पढ़ा रहे हैं या टीचर साहब के पढ़ा रहे हैं, हम उनसे रिलेटेड चीजें पूछते चले अभी फिलहाल, तो हमारे लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। दीदी मैं अपना क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी
आपने अभी बताया दीदी, अभी स्लाइड में देखा कि खट्टा पदार्थ तामसिक आहार में, तो दीदी खट्टे से क्या मतलब आशा लें कि नींबू, संतरा या इमली, या क्या होना चाहिए तामसिक में? खट्टे में क्या है? एक्चुअली जब हम तामसिक वगैरह को अभी और डिटेल में पढ़ेंगे ना, आज तो हमने ये ओवरऑल पढ़ा है कि योग में क्या क्या, तब उसका भी जिक्र आएगा, तो आप थोड़ा सा वेट करें। तो उस समय वो भी वहाँ पर अलग अलग किए गए हैं कि कौन से खट्टे फल लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, तो उसमें वो भी मेंशन। एक देखिए, आई थिंक चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन और था, स्प्राउट्स एंड माइक्रो ग्रीन्स के बारे में आपकी क्या राय है? सारिका दीदी ने पूछा है। स्प्राउट को तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई चीज़ स्प्राउट अंकुरित हुई मतलब उसमें जीवन आ गया है, और इसलिए मैं उसको नहीं मानती हूँ कि उसको लेना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं जो जिनसे हम उन चीज़ों को ले सकते हैं। और माइक्रोब्स तो चूँकि एक तरह के हर्ब्स ही हैं, तो जैसे हम शाकाहार या वृक्षों पर आधारित खाना लेते हैं तो उनका छोटा रूप है, तो वो चाहे तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दीदी। एक दो क्वेश्चन और है क्या? ममता जी हैं क्या शायद? हाँ दीदी, मेरा एक क्वेश्चन और है। दीदी आपने बताया था कि जो हमारे क्षेत्र का फल सब्जी कुछ होता है वो खाना चाहिए, लेकिन आजकल बहुत समय से देखने में आता है जैसे ये नारियल पानी वगैरह है, ये हमारी तरफ का तो है ही नहीं। ये तो दूसरा कोई ये बहुत आता है, ड्रैगन फ्रूट है, एवोकाडो है, ये सब फल हमारी तरफ के, तो क्या नुकसान देते हैं दीदी हमें ये आपको सोचना है, आप सोचिए क्या करेगा। भाई मान लीजिए नारियल पानी गर्म जगह के लिए बना है, ठीक है, आप हिमाचल में रहते हैं और उसको पिएंगे, तो ये जो बुद्धि है, ये लॉजिक आपको लगाना है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है दीदी? सुमीचा जी। हाँ, ओम अरहम नमा दीदी। दीदी मेरा एक क्वेश्चन ये था, ये जो आपने समझाया राजसिक फूड और तामसिक फूड, दोनों सिमिलर ही हैं क्या? क्योंकि वो दोनों फूड उत्तेजित करने वाले पदार्थों से रिलेटेड, और उनके एग्जाम्पल भी जैसे आपने बताया प्याज, लहसुन, कॉफी, नमकीन, तो दोनों में सिमिलर ही है क्या ये दोनों फूड? दोनों में फर्क ये है कि जो राजसिक फूड है वो एक लिमिटेड मात्रा में लिए जाते हैं, तामसिक में उनकी मात्रा लिमिटेड नहीं होती है, प्लस तामसिक में बासी फूड भी आते हैं, इम्प्योर फूड भी आते हैं, जो अशुद्ध फूड है वो भी तामसिक में आते हैं। तो यदि चाय कॉफी को हम एक लिमिटेड मात्रा में ले रहे हैं तो वो राजसिक में आता है, लेकिन यदि उसको हमने अनलिमिटेड कर दिया तो वही चीज तामसिक में आ जाएगी। ओके, सो आई थिंक सभी के हो गए क्वेश्चन।